तो हम बात करने वाले हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स के बारे में। इम्यूनोसप्रेसेंट्स इम्यूनोसप्रेसेंट्स का मतलब होता है कि ये इम्यूनिटी को, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, उसको ये सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि कैसे इस इम्यूनिटी को हम सप्रेस कर दे रहे हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम नॉर्मली इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करती है उसके बारे में हमें जानना होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये क्या है? दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम होता है कि ये एंटीजन को पकड़ के लाती है। किसके पास लाती है? ये लेके आती है टी सेल के पास। ये टी सेल जो है ये इनएक्टिवेटेड होती है, लेकिन जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन पकड़ के लाती है और टी सेल को दिखाती है, तो उस कंडीशन में टी सेल एक्टिवेट हो जाता है। और टी सेल का एक्टिवेट होने का मतलब ही है कि इम्यूनिटी अच्छे से काम कर रही है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टी सेल को एक्टिवेट करती है। उसी के प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले तो इनका एक कनेक्शन बनता है। वो कनेक्शन हम बनाते हैं। जैसे कि ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, यहाँ पर एक प्रोटीन मौजूद होती है। इस प्रोटीन को हम बोलते हैं MHC। इस प्रोटीन का नाम है क्या? MHC। एक प्रोटीन होती है जो कि टी सेल पर हमको देखने को मिलती है। ये उस प्रोटीन का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये इस तरीके से MHC से जुड़ी रहती है, मतलब जुड़ जाती है। तो इस प्रोटीन का क्या नाम है? इसको कहते हैं हम CD4। इसका नाम है CD4। ठीक है, तो एक लिंक तो ये बन गया। इसके अलावा एक और लिंक बनता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और टी सेल के बीच में, तो वो भी हम बनाते हैं। ये है एक प्रोटीन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की। इस प्रोटीन का नाम है CD80 और CD86। ये इस प्रोटीन का नाम है। इसी तरीके से अब इससे भी एक प्रोटीन जुड़ती है टी सेल की, मतलब टी सेल में उपस्थित ये प्रोटीन CD80 या CD86 से जुड़ती है। और इस प्रोटीन का क्या नाम है? इस प्रोटीन का नाम है CD28। ठीक है, इतनी बात तो क्रिस्टल क्लियर है। इसके आगे हम बात करते हैं। तो जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टी सेल से इस तरीके से बॉन्ड बनाती है अपनी प्रोटीन के द्वारा, तो क्या होता है जब इस तरीके से आपस में जुड़ जाती है? तो इसे हम इस तरीके से जूम करके देख सकते हैं। तो ये है टी सेल। इसके अंदर मैं वो भी बना देता हूँ, न्यूक्लियस भी। सपोज दिस इज द न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस और ये है टी सेल का साइटोप्लाज्म। तो क्या होता है, तो जैसे ये बॉन्ड बन जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और टी सेल के बीच में, तो साइटोप्लाज्म जो होता है टी सेल का, उसके अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। कैल्शियम लेवल बढ़ जाते हैं। अब ये कैल्शियम लेवल बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं, ये कैल्शियम लेवल जब बढ़ जाते हैं, यहाँ पे मैं इंक्रीज का साइन बना रहा हूँ, कैल्शियम लेवल बढ़ गए, तो ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, एक प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। उस प्रोटीन का नाम है कैल्सिन्यूरिन। उस प्रोटीन का क्या नाम है? कैल्सिन्यूरिन। तो इस कैल्सिन्यूरिन का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि एक मॉलिक्यूल होता है एनफेट। ये एनफेट जो होता है ये फॉस्फोराइलेटेड होता है। ठीक है, तो कैल्सिन्यूरिन का काम क्या होता है? ये इसे कन्वर्ट करती है सिर्फ और सिर्फ एनफेट के अंदर। मतलब हम कह सकते हैं कि ये डीफॉस्फोराइलेशन करती है, फॉस्फेट को हटा देती है एनफेट से। तो हमारे पास रह गया सिर्फ एनफेट। अब बात करते हैं एनफेट की कि एनफेट आगे जाके क्या करता है। अब ये जो मॉलिक्यूल है
ये मॉलिक्यूल एंटर करता है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है। अब आगे क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है डीएनए। दिस इज द डायग्राम ऑफ डीएनए। तो ये जो एनफेट मॉलिक्यूल है जो कि अंदर आ चुका है न्यूक्लियस के, ये एनफेट जुड़ जाता है किससे? डीएनए से। तो इस तरीके से ये जुड़ गया और फिर ये डीएनए को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये प्रोटीन बनाए। कौन सी प्रोटीन बनाए? इंटरल्यूकिन 2। कौन सी प्रोटीन? इंटरल्यूकिन 2। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया? इंटरल्यूकिन 2 को बना लिया। अब बात करते हैं इंटरल्यूकिन 2 आगे जाके क्या करता है। देखो सपोज दीज आर द मॉलिक्यूल्स। ये क्या बनाया है मैंने? इंटरल्यूकिन 2 को बनाया है, ठीक है। तो ये जो टी सेल होता है, इस टी सेल पे एक रिसेप्टर पाया जाता है। वो रिसेप्टर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का नाम है इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर, ठीक है। तो अब क्या होता है आगे? ये जो इंटरल्यूकिन 2 बना है, ये यहाँ से बाहर निकलता है। बाहर निकलते 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 ये इस तरीके से आके इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। बाइंड हो गया। तो जब ये बाइंड हो जाता है तो उसके आगे क्या होता है? उसके आगे की हम बात करते हैं। तो इंटरल्यूकिन 2 जो होता है वो आगे जाके एक प्रोटीन होती है एमटोर। इस एमटोर को एक्टिवेट करता है और इस एमटोर का क्या काम होता है? ये एमटोर कोज कराती है सेल डिवीज़न और सेल प्रोलिफरेशन। तो अगर सेल प्रोलिफरेशन होगा, सेल डिवीज़न होगा, तो हमारे पास बहुत सारी टी सेल्स होंगी। और टी सेल्स क्या होता है? टी सेल होता है सोल्जर्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। तो इस तरीके से नॉर्मल इम्यूनिटी हमारी बॉडी की काम करती है कि एंटीजन, देखो इस तरीके से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, उसके अंदर MHC और CD80 और CD86 होता है। टी सेल की अगर हम बात करें तो उसके पास CD4 होता है और CD28 होता है। इस तरीके से ये बॉन्ड बनाते हैं। जब बॉन्ड बन जाता है तो टी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कैल्सिन्यूरिन एक्टिवेट होता है। कैल्सिन्यूरिन क्या करता है? फिर एनफेट जो कि फॉस्फोराइलेटेड है उसको कन्वर्ट कर देता है एनफेट के अंदर। फिर ये एनफेट जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जाता है और ये डीएनए से जुड़ जाता है और फिर डीएनए को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि अब आपको इंटरल्यूकिन 2 बनाना है। तो हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 आ गया। अब ये इंटरल्यूकिन 2 क्या करता है? ये इस तरीके से इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर जो कि टी सेल पर ही मौजूद होता है वहाँ पे जाके बाइंड होता है। जब ये बाइंड हो जाता है तो आगे क्या होता है? आगे होता है कि जो एमटोर प्रोटीन होती है, मतलब ये एमटोर प्रोटीन को एक्टिवेट करता है ये रिसेप्टर, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर, और एमटोर आगे जाके कोज कराती है सेल डिवीज़न और सेल प्रोलिफरेशन। और सेल डिवीज़न और सेल प्रोलिफरेशन होगा तो क्या होगा? बहुत सारी हमें टी सेल्स मिलेंगी। और टी सेल्स क्या होती है? सोल्जर्स होती है हमारे इम्यूनिटी के। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल फिजियोलॉजी की। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं। हमने बात कर ली कि नॉर्मली टी सेल किस तरीके से एक्टिवेट होती है, किस तरीके से इम्यूनिटी काम करती है। तो हम पढ़ रहे हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स के बारे में, मतलब हमें इम्यूनिटी को कम करना है। तो उसके लिए हम कुछ दवाइयों का प्रयोग करेंगे। उन दवाइयों के बारे में हम बातें करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो CD80 और CD86 है ना, इसको हम इनहिबिट कर देंगे।
इसको जो इनहिबिट करते हैं उन्हें कहते हैं हम को स्टिमुलेशन ब्लॉकर्स। क्या कहते हैं उन्हें हम? को स्टिमुलेशन ब्लॉकर्स कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है? इसके अंदर हमारी ड्रग आती है बेलाटेसेप्ट। इसके अलावा एक होती है बाटासेप्ट। तो ये क्या है? ये है को स्टिमुलेशन ब्लॉकर, जो किसे ब्लॉक करते हैं? CD80 और CD86 को। इसके बाद में अब देखो, सीधी सी बात है, अगर ये इनहिबिट हो जाएंगे तो एक्टिवेशन नहीं होगा आगे जाके। अब आगे अगली दवाइयों के बारे में बात करते हैं हम। तो इस बार हमारा इरादा है कि हम इस कैल्सिन्यूरिन, ये जो प्रोटीन है ना, इसको इनहिबिट कर देंगे। इसको इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा? जो एनफेट फॉस्फोराइलेटेड एनफेट है ना, वो एनफेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और आगे का काम नहीं होगा। तो ये काम करने वाले कौन लोग हैं? तो हमारे पास दो ड्रग होती है, एक है साइक्लोस्पोरिन और एक है टेक्रोलाइमस। तो ये दो मेडिकेशंस होती है जो कि कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करती है, लेकिन ये अकेले नहीं कर पाती है। इनको पहले है ना एक प्रोटीन से जुड़ना पड़ता है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होती है, एक प्रोटीन होती है सेल की खुद की, उससे जुड़ना पड़ता है, तब जाके ये काम कर पाती है। तो जो साइक्लोस्पोरिन जिस प्रोटीन से जुड़ता है उसे कहते हैं हम साइक्लोफिलिन, और जिस प्रोटीन से टेक्रोलिमस जुड़ता है उसे कहते हैं हम FK बाइंडिंग प्रोटीन। तो साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस जो कि मेडिकेशंस हैं, जब हम देते हैं तो वो टी सेल के अंदर एंटर करती है। वहाँ पर मौजूद साइक्लोफिलिन और FK बाइंडिंग प्रोटीन से जाके जुड़ती है और उसके बाद में ये कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करती है। तो ये तो बात हो गई इनकी। अब आगे किसको इनहिबिट किया जाए? तो ऐसा करते हैं, हम इस इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर है ना, इसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है। उसके लिए हमको क्या है, मेडिकेशन, वो एक स्पेशल एंटीबॉडी चाहिए होगी। उस एंटीबॉडी का डायग्राम बना देता हूँ मैं। बहुत ही गंदा डायग्राम बना है। सपोज दिस इज द एंटीबॉडी, ठीक है, और इस एंटीबॉडी का नाम क्या है? बेसिलिक्सिमैब। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है? ये एंटीबॉडी जो है ये बाइंड करती है इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर से। इस तरीके से ये बाइंड कर देती है और फिर जो नॉर्मली जो इंटरल्यूकिन 2 होता है उसको ये इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर से जुड़ने नहीं देती है। तो इस तरीके से बेसिलिक्सिमैब काम करता है, ठीक है। तो बेसिलिक्सिमैब क्या हो गया? एक तरीके से इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर इनहिबिटर हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे कौन सी दवाई है हमारे पास। अब हम इस बार क्या करेंगे, ये जो एमटोर है ना, इस एमटोर को इनहिबिट कर देंगे हम। तो हम बोलेंगे एमटोर इनहिबिटर, एमटोर इनहिबिटर्स इंक्लूड साइरोलाइमस एंड EVROLIMUS, एवेरोलाइमस, ठीक है। तो ये बात हो गई एमटोर इनहिबिटर की। तो अब हम बात करेंगे आगे हम बात करते हैं एज़ाथायोप्रिन के बारे में, विच इज़ अ ड्रग, ओके। तो एज़ाथायोप्रिन कैसे काम करती है? सपोज दिस इज़ एज़ाथायोप्रिन। तो सबसे पहले तो ये कन्वर्ट होती है 6
मरकेप्टोप्यूरिन के अंदर 6 MP भी बोलते हैं इसे। ये 6 MP क्या है? दिस इज़ प्यूरिन, नथिंग बट प्यूरिन। तो ये बना दिया हमने प्यूरिन। तो हम जानते हैं कि DNA जो होता है वो भी प्यूरिन से मिलके बना होता है, बट ये जो सिंथेटिक प्यूरिन जब इस DNA से जाके जुड़ती है तो ये क्या करता है, ये जो नॉर्मल जो DNA आगे प्रोसीड करता है उसको ये डिसरप्ट करता है, सेल डिवीज़न को ये डिसरप्ट करता है। तो इस तरीके से एज़ाथायोप्रिन काम करता है। इसके अलावा एक और ड्रग है हमारे पास, माइकोफेनोलेट मॉफिटिल। ये कैसे काम करता है? तो माइकोफेनोलेट मॉफिटिल जो होता है वो टी सेल के अंदर प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो हम जानते हैं कि डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक है प्यूरिन। अगर प्यूरिन ही नहीं होगा तो डीएनए नहीं होगा, और डीएनए नहीं होगा तो सेल डिवीज़न नहीं होगा आगे। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक फर्दर। तो अब हमारे पास कौन कौन सी ड्रग है? प्रेडनिसोलोन, और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। तो ये सारी ड्रग एक ही कैटेगरी के अंदर आती है जिन्हें हम कहते हैं स्टेरॉइड्स। तो ये कैसे काम करती है? सबसे पहले तो ये एंटर करती है, ओके, ये एंटर हो गई न्यूक्लियस के अंदर। फिर ये बाइंड करती है। किससे बाइंड करती है ये बाइंड करती है AF1 से, ये प्रोटीन होती है। इसके अलावा NF कप्पा B, इनसे ये बाइंड करती है, और आगे जाके ये लोग इस तरीके से ये जो DNA रेप्लिकेशन है उसको ये इनहिबिट कर देता है। अब हम बात करेंगे एक लास्ट ड्रग के बारे में। इसका नाम क्या है? इसे कहते हैं हम एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन। ठीक है, इसका मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। Suppose this is the diagram of it. तो ये क्या करती है? एंटीबॉडी है, ये बाइंड करती है हमारे टी सेल से। टी सेल से इस तरीके से आके ये जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद ये कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन कोज कराती है। तो अगर टी सेल मर जाएगी तो इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी इंसान की। तो ये जो एंटी थ्रोम्बोसाइट ग्लोबुलिन है, ये इस तरीके से एक एंटीबॉडी होती है जो कि सेल से जुड़ती है और फिर सेल को नष्ट कर देती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्रग्स।